भूगोल के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के धरातल के रूप बदलने वाले कारकों में बाह्य कारक कौन से हैं। अभी तक पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आंतरिक ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पृथ्वी के धरातल के रूप को बदल देते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि दो तरह के बल काम करते हैं, एक होते हैं दीर्घकालीन बल और एक होते हैं अल्पकालीन बल। ठीक है ना। तो रुक जाता है क्या? दीर्घकालीन बल है और एक अल्पकालीन बल है। दीर्घकालीन बल जैसे महाद्वीपों का बनना, महासागरों का बनना, पर्वतों का बनना, जिसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं। अल्पकालीन बल थे जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी का फटना है, ये तात्कालिक रूप से धरातल के रूप को बदलते हैं। आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि धरातल के रूप बदलने वाले बाहरी कारकों के बारे में। अब बाहरी कारकों में कौन कौन से हैं? देखिए, संयुक्त रूप से कई कारक एक साथ काम करते हैं, जिनमें है ताप, दाब, वायु और जल मीन्स पानी। ये चारों संयुक्त रूप से प्रभाव डालते हैं और धरातल के रूप में परिवर्तन लाते हैं। एक एक करके इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनके संयुक्त प्रभाव से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो धरातल के स्वरूप को बदलने में अपना रोल निभाती हैं। देखिए, तीन क्रियाएं होती हैं इसके संयुक्त प्रभाव से। वो है, सबसे पहला है अपक्षय और दूसरा है अपर्दन और तीसरा है निक्षेपण। ये तीन क्रियाएं होती हैं इन ताप, दाब, वायु और पानी के प्रभाव से। एक एक को हम इसको डिस्कस करेंगे कि अपक्षय क्या है। ध्यान से आप लोग समझें। अपक्षय इसको कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग इसको वेदरिंग कहा जाता है। क्या है अपक्षय? अपक्षय का मतलब है टूट फूट होना। जैसे पहाड़ों पर मान लीजिए ये पहाड़ हैं, अब इस पर धूप और ताप इन सब का प्रभाव पड़ेगा, बारिश होगी, फिर गर्मी पड़ेगी, तो इनमें टूट फूट होना शुरू हो जाती है। ये टूट फूट होना, ये क्रैक्स आना, ये कहलाता है अपक्षय। दूसरा अपर्दन। अपर्दन क्या है? अपर्दन को समझिए। टूट फूट से जो चट्टानें अलग हो जाती हैं बड़े बड़े पत्थरों में, फिर जब बारिश होती है, तेज बारिश और वायु के प्रभाव से, प्रवाह से, पानी का जो प्रवाह होता है तेज, उससे ये चट्टानें, ये टूटी उटी, ये बहने लगती हैं। तो ये एक स्थान से, ये ए स्थान है और ये लुढ़क लुढ़क के दूसरे स्थान की तरफ चल देती हैं, ए से बी की ओर। कहने का मतलब कि टूट फूट के बाद जो चट्टानें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने लगती हैं। इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। मतलब अपर्दन एक तरह से ये कहिएगा, कटान है। अपर्दन ऊपर से कोई चीज हट रही है और वो हट के दूसरी जगह जा रही है। जैसे एक आपने शब्द सुना होगा कृषि में, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन क्या होता है कि ऊपर की मिट्टी किन्हीं भी कारणों से, ज्यादा पानी के बहाव से या पानी का बहाव, पानी भरने से उस पानी का बहाव किसी दूसरी जगह भी हो जाता है,
तो वो ऊपर की मिट्टी कट जाती है और पानी के बहाव के साथ वो मिट्टी कट के दूसरे नीचे वाली जगह पर चली जाती है। इसी प्रकार से पहाड़ों पर जो ये चटकने से जो टूट फूट होती है, फिर वो जो चट्टाने हैं वो टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। उनको जाना, टूट करके उस स्थान को छोड़ देना जिस जगह पर वो पहले थी, वो अपर्दन कहलाता है। फिर तीसरी चीज है निक्षेपण। तीसरी चीज है निक्षेपण, सेडिमेंटेशन जिसको कहिए। ये क्या है निक्षेपण? के अपर्दन के फलस्वरूप, जो अपर्दन के द्वारा जो चट्टानें बह बह के आई हैं, ठीक है ना, वो बहाव के साथ वो दूसरी जगह इकट्ठी होती रहती हैं, और जब पानी का बहाव कम हो जाता है, वेग उसका कम हो जाता है, तो वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं और वहीं पर ढेर लगाना शुरू कर देती हैं। इसको निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? निक्षेपण। तो शॉर्ट में समझें तो तीनों क्रियाएं एक दूसरे से देखिए रिलेटेड हैं। सबसे पहली है आपकी वाइदरिंग, जिसे कहते हैं अपक्षय। अपक्षय मतलब चट्टानों में टूट फूट होना। दूसरा है अपर्दन, टूट फूट के बाद चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। और लास्ट में जब पानी का वेग बहाव कम हो जाता है तो वो चट्टानें एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, और एक जगह इस प्रकार से चट्टानों का इकट्ठा हो जाना वो कहलाता है निक्षेपण। तो अब यहां से बोले इससे क्या भाई धरातल पे स्वरूप बदला? तो मान लीजिए किसी नदी में जैसे ये बहाव होकर के जा रहा है, अब ये ऊपर से बह बह के आई, ये चट्टानें बहने लगी, जो टुकड़े आए थे वो बहने लगी। और यहाँ पर जैसे अगर ये देखिए हल्का मोड़ है, आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे वेग कम होता है पानी का और बीच नदी में धार तेज होती है। तो किनारों पर जैसे ही वो टुकड़े किनारों की तरफ आते हैं और पानी का वेग जैसे ही कम हो जाता है तो वो चट्टानें किनारों की तरफ ढेर होना शुरू हो जाती हैं, और हर वर्ष इसी प्रकार से एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठी होती रहती हैं, और आने वाले समय में वहां पर टीले और चट्टानों का रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार से जहां पर प्लेन जैसा दिखता था वहां चट्टान बन जाती है, वहां चोटी बन जाती है, पहाड़ी बन जाती है। तो ये बाहर के रूप में क्या हो गया? ये बदलाव आ गया। ठीक है ना? तो धरातल का स्वरूप वो बदल गया। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है। देखिए, हाँ जी, अपक्षय 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का अपक्षय होता है। एक है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय, और तीसरा है जैविक। क्या है बेटा ये? पहले इनको समझ लो। भौतिक अपक्षय जल, ताप, वायु, दाब, इनके द्वारा हवा से, पानी से, जैसे बारिश हो रही है, चट्टानों के अंदर पानी समा रहा है, वो पानी उन चट्टानों को कमजोर करती हैं, और कमजोर करती हैं तो एक समय बाद वो टूट जाती हैं। तो ये कहलाता है हमारा भौतिक अपक्षय। दूसरा है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में क्या है? इसमें भी देखिए क्या होता है, इसमें भी पानी एक रोल अदा करता है। पानी का रोल क्या है? पानी क्रिया करता है किनसे? चट्टानों से। चट्टान क्या है? विभिन्न प्रकार के खनिज हैं। क्या है वे बेटा? विभिन्न प्रकार के खनिजों का मिश्रण है। इन खनिजों के मिश्रण से
वो क्रिया करता है पानी, तो उनसे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। टेम्परेचर अधिक पड़ता होता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और रात में फिर कम हो जाता है। तो देखिए, जब ज़्यादा होता है टेम्परेचर तो उनमें फैलाव आता है, गर्मी से कोई भी चीज़ फैलती है, और जब ठंडा होता है तो वो सिकुड़ती है। तो चट्टानों के अंदर भी ताप की वजह से क्या होगा, फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। इसकी वजह से जैसे फैलना होगा तो उनके बीच में गैप होगा, उसमें पानी जाएगा, जब बारिश होगी तो पानी जाएगा, तो पानी क्रिया करके उन चट्टानों को कमजोर करेगा और वो चट्टानें टूटने लगेंगी। तो ये संयुक्त प्रभाव होता है, इनसे चट्टानें कमजोर होती हैं और वो टूटने लगती हैं। दूसरे प्रकार का और क्या है कि कई बार जैविक चीज़ें जो कि हम रासायनिक चीज़ें करते हैं, तो उससे भी रासायनिक, मान लो कोई छिड़काव कर रहे हैं, कोई केमिकल का छिड़काव किया है, और या पहाड़ों पर हम खेती कर रहे हैं, वहाँ हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो ज़मीन कैसी होती है, कमज़ोर होने लगती है और वहाँ से वो टूटने लगती है। तो ये रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत आता है। जो तीसरा है आपका जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में क्या होता है, जैसे पेड़ों को काट रहे हैं हम लोग, मानव जो विकास के लिए जंगलों को काटता है, पेड़ काट दिए जंगल पर। जैसे मान लीजिए पहले बहुत सारा घना जंगल है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो पानी पड़ेगा और बह जाएगा। जब पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, धूप सीधे उस पर पड़ेगी, उन चट्टानों पर सीधे पड़ेगी, फिर उनमें क्रैक्स आना लगेगा। तो मानवीय कृत है, जैसे जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई से जंगल नंगे होंगे, फिर वहां पानी वानी का रिएक्शन होगा। या हम खुद भी काट देते हैं। हम भी अगर होटल बना रहे हैं तो हम जेसीबी चला रहे हैं, तो जेसीबी वगैरह चला चला के हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं। तो वो कैसा है, जैविक, मतलब इसे मानव कर रहा है। कई बार क्या होता है, कुछ जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, जीव जंतु भी इसको तोड़ फोड़ करते हैं। क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, गुफा बनाते हैं, उनसे भी टूट फूट फिर बढ़ जाती है, नीचे से वो कमजोर हो जाती हैं। और औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण से भी, उद्योगों की वजह से हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, तो पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, तो क्या होगा, इससे अपक्षय की क्रिया होगी। ठीक है ना, वो असंतुलन होगा तो वो टूट फूट हो जाएगी। राइट, क्लियर, तीनों चीज। इसके बाद और क्या क्या चीजें आपके धरातल के रूप को बदलती हैं, वो देखिए अलग से हैं। नंबर 4 लिखें, जैसे तीनों कारण हो गए, इसके बाद लेंगे प्रवाहित जल। अच्छा, प्रवाहित जल मतलब बहता हुआ जो पानी है, ये भी स्वरूप में बदलाव लाता है क्या, बिल्कुल लाता है। बहता हुआ पानी कई बार किनारियों को काट देता है, और नदियों के माध्यम से जा रहा है तो मिट्टी के कटाव को लेके जाता है, तो दूसरी तरफ इकट्ठा भी कर देता है, तो एक नया रूप में वो चीज आ जाती है। ठीक है ना। 5वां पॉइंट, जल प्रपात, वाटरफॉल। अच्छा, ये कैसे, क्या ये भी कुछ चेंज लाते हैं, वाटरफॉल? जी बिल्कुल लाते हैं। वाटरफॉल जहाँ से गिरते हैं, वो जिन चट्टानों पे गिरते हैं, उन चट्टानों को कमजोर करते हैं, धीरे धीरे करके वो चट्टानें टूटने लगती हैं और वहां पर भी अपक्षय की क्रिया होने लगती है। समझ में आया भाई? वाटरफॉल जानते हैं आप लोग क्या करते हैं? जैसे समतल में पानी बह रहा है, देखिए पानी ऐसे बह रहा है, तो ये चट्टानों को काट नहीं पा रहा, काटता हुआ जा रहा, तो नदी बनती जा रही। एक जगह ऐसी आएगी कि वहां पर चट्टान कैसी हो जाएंगी, मजबूत चट्टान है, वो टूट नहीं रही है, मजबूत चट्टान है, और आगे कमजोर चट्टान है, तो उसको वो काट देगी। तो जैसे काट देगी तो फिर उस मिट्टी को बहा देगी, तो वहां पर निरंतर ऊंचाई पर से पानी गिरता रहेगा। कहने का मतलब कि अगर पहाड़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ जब पानी एक साथ गिरता है पहाड़ी से, ठीक, तो वो जो पानी का गिरती है वो कहलाता है आपका झरना, या अंग्रेजी में कैसे वाटरफॉल।
इसको वाटरफॉल कहा जाता है, राइट। ठीक है, तो ये झरना जहाँ गिरेगा वहां की चट्टानों को कमजोर करता है, और जिस मान लीजिए यहाँ पर अगर सॉफ्ट मिट्टी है तो उसको जल्दी काट देगा और वहां गड्ढा कर देगा, और वो मिट्टी फिर दूसरी जगह दोनों तरफ जाकर के चारों तरफ जहां जहां पानी निकलेगा उस तरफ वो इकट्ठी हो जाएगी, तो वो रूप बदल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिमानी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिमानी। क्या है हिमानी? इसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसे? क्या है ग्लेशियर? देखिए एक पहाड़ है, ध्यान से समझिएगा, ये पहाड़ है और बर्फ की चट्टानें इस पे से पिघल मतलब फिसलती हुई इधर आ रही हैं। ये क्या है? ये बर्फ। ठीक है, ये जो सड़क के आती हैं इसमें हल्के हल्के धीरे धीरे खिसकती हैं, ये बर्फ है। और ये चट्टान देखिए ऐसे, एक इधर से चट्टान है, इधर भी बर्फ जमी हुई है। क्या जम रहा है? ये बर्फ है। तो ये हल्का सा धीरे से खिसकती हैं। ये जो बर्फ जमी है ना, इसी को क्या कहते हैं बेटा हम? यहाँ हिमानी। एक वी आकार की घाटी में जो बर्फ जमी होती है ये हिमानी कहते हैं। वैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। कहते हैं ना कि हिमालय की चोटियों में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, उनमें बर्फ भरी हुई है, और ग्लेशियर गर्मी की वजह से अब पिघलना शुरू हो गए हैं, पिघल रहे हैं। उनके पिघलने की वजह से नदियों में बाढ़ आती है। पहाड़ों पर इतना पानी जमा है बर्फ के रूप में जितना धरती पर भी नहीं है। अगर वो पिघल के अगर आए तो बहुत तेज बाढ़ आ सकती है। तो हिमानी, अब ये देखो ध्यान से कि ये वी आकार की बेटा घाटी होती है जिनमें ये बर्फ जमी होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आपको जो समझा रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं, वो है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी ये कैसे बनती है कि जब वी आकार की घाटी में जब ये बर्फ गिरती है, खिसक के एक साथ आती है और फिर इसका बहाव एक जगह होता है, तो इसके निचले वाले हिस्से को, इसके निचले वाले हिस्से को ये घिस देती है। ये घिस देती है तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं यू आकार की घाटी। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिमानी के बाद जो रूप बदलने वाला है वो है हमारा क्या? बालू का स्तूप। पवन तो जो हो ही गया, हवा, पवन भी है, मतलब वायु। वायु ये भी देखिए अपना रूप में करती है। हवाएं तेज आंधी चलती हैं तो तुम्हारा छप्पर उड़ के उधर पहुंच गया, तुम्हारे यहाँ खाली हो गया। राजस्थान में जब तेज आंधियां चलती हैं तो मिट्टी के धोरे उड़ उड़ के जाते हैं, उड़ उड़ करके, और एक जगह से उड़ जाते हैं, हवा उड़ती जा रही है और दूसरी जगह का जा करके ऐसे ढेर से लगा देते हैं उड़ उड़ करके। ये कहलाते हैं बालू का स्तूप। ये बन जाते हैं, ये पवन से होते हैं। तो 8वां हमारा एक पॉइंट है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। देखिए ये हवा के द्वारा है। हवा आंधी से रेत उड़ता है, तो इस प्रकार की जो संरचना बन जाती हैं रेगिस्तानों में, हवा तेज चलती है, रेत उड़ उड़ के जाता है और जाकर के इकट्ठा हो जाता है। हवा तेज चल रही है और उसमें लगता है कि कहीं अचानक से, हवा में भी तो अलग अलग दबाव होते हैं, कहीं हवा का दबाव कम है, कहीं हवा का दबाव ज़्यादा है, तो कहीं कम है। तो जहाँ कम होता है हवा का दबाव वहाँ पर ऊपर तक उड़ जाती है, जहाँ दबाव होता है वहाँ नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार की संरचनाएं उल्टे ऐसे ऊंची नीचे बन जाती हैं, ये कहलाते हैं बालू का स्तूप। क्लियर? ये बालू का स्तूप है। और एक और है बिंदु, वो है छत्रक शिला। ये क्या है छत्रक शिला? ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि छत्रक शिला कैसे बनती है, या ऐसे कह देगा कि हवा के दबाव से अगर तेज हवा है और वो नीचे के चट्टान को काट देती है, मिट्टी की रेत की चट्टानों को नीचे से काट देती है,
तो एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको क्या कहते हैं? ऐसे करके ऐसे बन जाते हैं बेटा, जगह जैसे। अब कैसे? देखिए हवा चल रही है तेज, है ना, तो क्या होता है, वो कई बार नीचे नीचे के हिस्सों को वो हवा काट देती है और ऊपर एक ये छतरी सी बन जाती है। ये कहलाती हैं छत्रक शिला। तो छत्रक, चूंकि वो प्लेन, देखिए यहाँ पहले ये प्लेन सा था और जैसे ही हवा का प्रवाह हुआ तो ये काटना शुरू कर दिया, नीचे ये काटना शुरू कर दिया, तो ये इनकी संरचनाएं बनना शुरू हो गई। ये कहलाती हैं छत्रक शिलाएं। समुद्री लहरें, लास्ट पॉइंट जो बदलाव लाता है वो है समुद्री लहरें। इसमें क्या है भाई? समुद्री लहरों में, समुद्र की लहरें जब किनारों की तरफ आती हैं तो समुद्र में से मिट्टी कीचड़ विचड़ सब लेकर के आती हैं, और जब वापस जाती हैं, मान लीजिए धीमी हुई, जब धीमे रूप में जाती है, पहले रुकी और धीमे होकर जा रही हैं, तो उस कीचड़ को वो छोड़ के चली जाती हैं। और जब तेज आती हैं, देखिए दोनों ही तरह से बेटा बनते हैं कि समुद्र की लहरें जब तेज आती हैं तो वो अपने साथ मिट्टी विट्टी लेके आती हैं, तो किनारे पर ये जब ये टकराएंगी तो इसको काट देंगी, किनारे से टकरा टकरा के इसको ऐसे काट देंगी, ठीक है। ये जब इसको काटती हैं तो इनको कहते हैं क्लिफ। क्या बोलते हैं इसे? इसकी वजह से क्या होता है, हिंदी में से कहते हैं भृगु, ये क्लिफ होता है। मतलब ऐसे समझो, देखो कुछ ऐसे बन जाता है इसका स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे बन जाता है, ऐसे कट के। अब हम यहाँ पर मान लीजिए खड़े, देखिए ये लक्ष्मी खड़ी है इसके ऊपर और नीचे से ये कटा हुआ है, ये कैसे कट गया? ये समुद्र की लहरों से कट गया है। तो क्लिफ का निर्माण होता है, समुद्र की तेज लहरें जब किनारों पर मिट्टी को काट देती है तो वो ऊपर एक झुकावदार या छज्जे टाइप का सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं? भृगु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? क्लिफ। क्या बोलते हैं? क्लिफ। तो एक ये स्ट्रक्चर बनी। दूसरी स्ट्रक्चर जो मैंने कहा कि जब वो किनारों की तरफ पानी वो आता है, तेज आता है पानी, तो वो तेज मिट्टी को अगर छोड़ जाता है तो देखिए कुछ ऐसा ऊंचा सा बन जाता है, और ये पानी देखिए यहाँ भरा रहता है, यहाँ हल्का पानी रहता है, ये लौट जाते हैं तो ये बन जाते हैं बीच। नाम सुना है ना? समुद्र के किनारे क्या होते हैं? बीच। तो इस प्रकार से बीच बन जाते हैं, इनको किनारा भी कहते हैं। मुंबई में ये एग्जाम्पल है इसके, मुंबई का जुहू बीच, जुहू बीच, और चेन्नई का कौन सा है? चेन्नई का मरीना, जी मरीना बीच। ये इसी प्रकार से बने हुए हैं। समुद्र की लहरें आती हैं और वो मिट्टी छोड़ के जाती हैं, वापस जाती हैं तो शांत हो जाती है। इस प्रकार से वहाँ पानी का जो लेवल है वो कम रहता है। इसी वजह से टूरिस्ट लोग उस जगह पर खूब सारे जाते हैं, क्योंकि वो उनको यहाँ तक केवल पानी रहता है, उसमें ठंडे ठंडे पानी का वो लोग मजा लेते हैं। इसी के अलावा एक शब्द और है जो आप जान लें, पूछा जाता है कई बार, वो है विसर्प। क्या है वो? विसर्प। बस ये लास्ट है बिंदु इसका। विसर्प क्या है कि कई बार नदी जब बहती है तो वो मुड़ जाती है। जब नदी मुड़ती है तो जहाँ से मुड़ती है एक सांप जैसा आकार माले से लगता है, वहाँ चौड़ाई बढ़ जाती है उसकी। देखिए ऐसे, है ना, ऐसे ये मान ली नदी जा रही है तो ये स्थान ये कहलाता है विसर्प। ये क्या है? ये कोई भी नदी है, ये नदी में पानी देखिए बह रहा है और यहाँ पर ऐसे ये काटनी शुरू कर दी, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये नदी का, ये विसर्प कहलाता है। राइट। तो बाहरी कारकों में आज हमने सारे डिस्कस कर लिए कौन कौन से कारक हैं जो बाहर के रूप को बदलते हैं। शॉर्ट में हम कहें तो 3 क्रियाएं इस काम में होती हैं।
कौन कौन सी? अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन क्या है? चट्टानों का टूटना। अपर्दन कहलाता है, सॉरी, अपक्षय चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है, और उन चट्टानों का खिसक करके दूसरे स्थान पर जाना ये अपर्दन कहलाता है, और उन्हीं चट्टानों का एक जगह पर इकट्ठा होते रहना ये निक्षेपण कहलाता है। इसके अलावा अपक्षय हमने देखा कि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से? भौतिक अपक्षय, पानी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या उसमें उत्पन्न दाब के द्वारा। ठीक। दूसरा रासायनिक अपक्षय, जिसमें पानी और तेजाबी वर्षा और अन्य प्रकार के जो भी हैं, धूप है, ये भी एक फैक्टर है जो कि कणों में गति करने में सहायक होता है। तो उनका मूवमेंट बदलता रहता है, उनके बॉन्डिंग लूज हो जाती हैं, पानी के साथ क्रिया करते हैं, तो बॉन्ड कमजोर होने की वजह से भी चट्टानें टूटने लगती हैं। ये रासायनिक अपक्षय कहलाता है। तीसरा जैविक अपक्षय, जो मानव कर रहा है या जीव जंतु करते हैं। जैसे जीव जंतु करते हैं गुफा वगैरह खोद के, छेद वगैरह खोद करके, है ना, उससे भी चट्टानें कमजोर होती हैं। और मनुष्य अपने विकास के लिए जितना भी काम करता है, चाहे वो जंगलों की कटाई है, उस जंगलों की कटाई, पहाड़ों की कटाई, सुरंगें बनाना, ये सब जैविक अपक्षय में आता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसके अलावा देखिए हमने और बहुत सारे बिंदु देखे, जैसे जब प्रवाहित जल भी है, ये भी है। वाटरफॉल, जलप्रपात, वाटरफॉल भी इसमें अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हिमानी क्या है, ग्लेशियर किसे कहते हैं, यू आकार की घाटी क्या है और वी आकार की घाटी क्या है, विसर्प क्या है, बालू का स्तूप किसे कहते हैं, कैसे बनता है, छत्रक शिला क्या है, और समुद्री लहरें किस प्रकार से बाहरी रूप को बदलने में अपना रोल अदा करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में अब कोई बिंदु शेष नहीं है। आपकी अगर कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो वह मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर? थैंक यू।